हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी की। तो इनकम अंडर हेड सैलरी की आज हम रिवीजन करने वाले हैं, यानी इसके अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं सैलरी के, उन सब के बारे में आज हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनटों और 2 पेजेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज ये आपके सामने चार्ट मैं धीरे धीरे से आपको भेज भी दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। आपको पता है कि आपको वहाँ पे ये चार्ट मिल जाएगा, आपकी रिवीजन के लिए ईजी हो जाएगा। नोट्स अगर और भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसका लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों, आज की रिवीजन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके सामने सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूसिट जिसे हम पर्क भी कहते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। यानी कोई बेसिक सैलरी होगी, यानी जैसे बेसिक सैलरी में आपके कौन कौन से आ जाते हैं पार्ट। सबसे पहले आता है बेसिक पे, यानी बेसिक पे ऐसी पे जिसके अकॉर्डिंग आपको इनकम्स मिलती रहती हैं, सैलरी मिलती रहती है। उसके बाद आता है बोनस। बोनस भी एक बेनिफिट होता है जो आपको प्रॉफिट में से निकाल के दिया जाता है। कमीशन हो गया, या डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस, जो महंगाई पत्ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो चीज़ भी आपके इसी के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, ऑल आर फुली टैक्सेबल। तो जितनी भी सैलरी इन बेस के ऊपर मिली हैं वो सारी की सारी सैलरी क्या मानी जाएगी, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होगी। इसके बाद अलाउंसेस की बात करते हैं, तो वो आपको मैंने कुछ अलग से कैटेगरी के बेस पे बताने की कोशिश की है। जैसे कि फुली टैक्सेबल हो गया, पार्शली के अंदर एचआरए। तो पहले नंबर पे समझो फुली टैक्सेबल क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको इजी होगा, जो ऑब्जर्वेशन है वो इजी याद होने वाली बताई है आपको, दैट इज स्विफ्ट डिपोट। स्विफ्ट आपकी गाड़ी का नाम हो गया, यानी डिपोट आप साथ में लगा सकते हो ऐड करने के लिए। तो इससे समझो कि एस फॉर सर्वेंट अलाउंस हो गया, डब्ल्यू फॉर वार्डन अलाउंस, आई फॉर एंट्रिम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हो या टिफिन अलाउंस भी कह सकते हो, कोई भी यहाँ पे रख लो। यानी इन दोनों टी में एक टी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। डी फॉर डेयरनेस अलाउंस, पी फॉर प्रोजेक्ट अलाउंस और ओ फॉर ओवर टाइम। और टी से आप अगर ट्रांसपोर्ट या टिफिन, अगर ऊपर टिफिन लगाया है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, या ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है और टिफिन यहाँ पे। तो कोई भी आप ले सकते हो, बस याद क्या रखना है, स्विफ्ट डिपोट, ताकि वो फुली टैक्सेबल आपको याद हो जाए कौन कौन से अलाउंसेज हैं। अब पार्शियल में सबसे पहले आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एचआरए। और एचआरए में आपको दो पार्ट्स दिए जाते हैं, मेट्रो सिटी और अदर सिटीज़। और अगर आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई हो गए, तो उसमें आपने देखना है एक्चुअल रेंट रिसीव, रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी माइनस करनी है और 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो भी एटलीस्ट यानी लीस्ट हुआ, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लीस्ट जो भी हुआ, यानी लोअर ऑफ जो भी हुआ, वो आपका क्या माना जाएगा, एचआरए की एग्जाम्पशन मानी जाएगी। और अदर सिटीज़ में आपने 40% करना है और कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा अगर आपका अपना घर हुआ तो कोई एचआरए नहीं मिलेगा। और अगर कोई रेंट आपका, यानी अगर इसमें से जो एचआरए का रेंट है वो 10% ऑफ सैलरी के इक्वल हुआ, तो भी आपको एचआरए नहीं मिलेगा, यानी इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। हो गया ये भी। अब इसके अलावा स्पेशल अलाउंसेस में क्या क्या आ जाते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। अब चिल्ड्रन के अंदर आपको कितनी मिलेगी, 100% पर चाइल्ड हो गया, अप टू 2। हॉस्टल में आपने 300 रखना है, ट्राइबल में आपका 200 है। तो ये आपको पर मंथ लगेगा ज़रूर, बस आपको ये याद रखना है इसकी वैल्यू 100, 300, 200 के ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसे ट्राइबल का 200 हो गया, बॉर्डर का 200 से लेकर 1300 के बीच में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिया जाता है। रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 10,000 आपको दिया जाता है, 10,000 पर मंथ मिलेगा। और 70% ऑफ द अलाउंस विच एवर इज लेस आपको देकर रनिंग अलाउंस दिया जाएगा। और अंडरग्राउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 800, यानी आपको कहा जाता है कि आप अंडरग्राउंड हो जाओ, उस पर्पज़ के लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। वो कौन सा अलाउंस है, अंडरग्राउंड अलाउंस, और उसकी एग्जाम्पशन कितनी है, 800 पर मंथ। लेकिन इसी के वे में ये कुछ जो अलाउंसेज आ रहे हैं, जैसे इसमें आपको अमाउंट्स के बेस पे हो गया। अब इसके बेस पे क्या है कि जितना खर्चा करोगे उतनी एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। तो एग्जाम्पशन के बेस पे भी ये अलाउंसेस आते हैं, जैसे डेली हेल्पर, रिसर्च, यूनिफॉर्म, कन्वीनियंस। तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना करोगे उतनी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब इसके बेस पे आगे आते हैं, अलाउंसेस का टॉपिक खत्म। अब आगे पर्क के बारे में बात करते हैं। तो पर्क सबसे बढ़िया जो पर्क था वो था आपका नीचे, ये देखो, फ्री एजुकेशन। और ये जो बहुत डिटेल से मैंने लिखा है ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो फ्री एजुकेशन में आपको एग्जाम्पशन मिलेगी 1000 पर मंथ। और सबसे ज़रूरी जो है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, उसमें अगर तो आपका गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट जितनी लाइसेंस फीस रखेगी उतना आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ पर्क मिल जाएगा। यानी उस पर्क के ऊपर क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी।
फिर अगर कोई अदर देन है तो उसका घर एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है, तो अगर उस घर में आसपास के एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो आपको 7.5% ऑफ सैलरी एग्जाम्पशन में मिलेगी, यानी वैल्यू ऑफ पर्क मानी जाएगी। उसके बाद 10 लाख से लेकर 25 लाख तक 10% होगा ऑफ सैलरी, और 25 लाख से लेकर 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब इसमें बेसिक सैलरी हो जाएगा, डेयरनेस अलाउंस भी ऐड हो जाएगा, लेकिन डेयरनेस अलाउंस एंटर वाला, यानी डीए एंटर आपने याद रखना है। और ये एंटर क्या होता है, वो एंटर जिसमें आपका रिटायरमेंट बेनिफिट भी ऐड हो, यानी जो वैल्यू आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में भी पार्ट ले रही हो या जो कैलकुलेशन आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ हो रही हो, वो होता है डीएनएस अलाउंस एंटर वाला। तो सीधी सी बात है, एंटर वाला डीएनएस अलाउंस, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस सारा कुछ लेना है इसके अंदर, और ये आपका यहाँ पे हो गया। और अगर आप रेंट या लीज के ऊपर ले रहे हो तो लोअर ऑफ देखना पड़ेगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट के बीच में। और ये तो हो गया। अब अनफर्निश्ड के साथ आप यहाँ पे ऐड कर लो फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब है कि अगर आपने फर्निश करना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा इन सबको कैलकुलेट करने के बाद बीच में 10% ऑफ फर्नीचर, प्लस अगर कोई उसके ऊपर रेंट भी पे किया जा रहा हो तो ये क्या बन जाएगा, फर्निश्ड अकोमोडेशन। यानी अगर अनफर्निश्ड ऐड कर दोगे उसके बीच, अनफर्निश्ड के बीच में 10% ऑफ फर्नीचर और लीज या रेंट ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज फर्निश्ड अकोमोडेशन बन जाएगा। अब इसके अलावा मेडिकल पर्क आता है। तो मेडिकल पर्क में आपका अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई एम्प्लॉयर हॉस्पिटल या हॉस्पिटल विद गवर्नमेंट ट्रीटमेंट है तो कोई पर्क नहीं है, कोई टैक्सेबल पर्क नहीं होगा, यानी सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। पर्क इन गिफ्ट की फॉर्म में कैश में हुआ तो सारा का सारा टैक्सेबल, क्रेडिट यानी काइंड में हुआ तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उसका 5,000 पूरे साल का आपका एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। लेकिन टेलीफोन चार्जेस का पर्क आपको माना ही नहीं जाता, वो होता ही नहीं है, पर्क उसे माना ही नहीं जाता। कोई क्रेडिट कार्ड या क्लब का एक्सपेंडिचर हुआ तो जितना खर्चा करोगे उतना आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, यानी पर्क माना जाएगा उतना। उसके अलावा कंसेशनल टिकट में क्या होगी वैल्यू पर्क की, ये पर्क की वैल्यू बताई जा रही है यहाँ पे कि कौन कौन सी पर्क की वैल्यू होगी और कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर्क की वैल्यू होगी। अब कंसेशनल टिकट में अगर आपकी वैल्यू एट विच बेनिफिट ऑफर टू पब्लिक, जिसमें बेनिफिट कमाते हुए पब्लिक को ऑफर की गई है, जो टिकट जितने की टिकट वो बेनिफिट देते हुए पब्लिक को ऑफर की गई है, उस टिकट के ऊपर आपको जितना कंसेशनल टिकट के ऊपर रेट मिला है, बेनिफिट मिला है, वो बेनिफिट क्या होगा, पर्क की वैल्यू हो गया ये। अब इसके बाद आते हैं हमारे नीचे पार्ट के, अब इसके बाद आते हैं हम नीचे जो हमारे अंडर एक और पर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्क है, वो है मोटर कार का पर्क। अगर मोटर कार एम्प्लॉय ओन कर रहा है और एम्प्लॉय ही उसे देख रहा है तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता और ये पर्क भी नहीं बनता, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय ही सब कुछ कर रहा हो तो वो पर्क नहीं है। अगर एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है और एम्प्लॉयर ही खर्चे मतलब मेंटेन और ऑन दोनों एम्प्लॉयर कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, दैट इज 1800 पर मंथ, 1.6 क्यूबिक लीटर कैपेसिटी, यानी क्यूबिक कैपेसिटी जो है अगर वो 1.6 से कम हुई यानी छोटी कार हुई तो 1800 रुपये पर मंथ, और अगर बड़ी हुई तो 2400 पर मंथ, और बीच में 900 पर मंथ आपके ड्राइवर के खर्चे भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर केस हुआ, ये देखो इसमें मैंने मेंशन भी किया है, ये दोनों केसेस में है, आपका अकेला प्राइवेट या पब्लिक में नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हैं। तो अगर आपका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हुआ, यानी एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय उसके मतलब एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है और एम्प्लॉय की मेंटेनेंस हो रही है, यानी एम्प्लॉय मेंटेन के खर्चे देख रहा हो, तो उस केस में 600 पर मंथ और 900 पर मंथ के बेस पे आपने काम करना है। और अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, यानी एम्प्लॉई की कार है और एम्प्लॉयर खर्चे देख रहा हो, तो उसमें भी ये वाला केस सेम रहेगा। एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है और एम्प्लॉयर की कार है तो भी ये केस, एम्प्लॉई की कार है और एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है तो भी ये केस। तो हो गया ये दोनों, बस इसमें एक डिफरेंस आना है, ये तो है ही नहीं, हो गया ये। अब यहाँ पे पर ख़त्म, अलाउंसेस ख़त्म कर दिए ऊपर मैंने। अब लास्ट में हमारा जो टॉपिक था वो था रिटायरमेंट बेनिफिट। तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं, लीव, सैलरी, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और पेंशन। बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है
कि कोई सैलरी लीव यानी जो आपको मिलती हैं, अगर उसमें आपने नहीं ली कोई लीव तो वो कैश में बदल जाती हैं, और अगर वो कैश में बदली हैं आपकी जॉब के टाइम पे तो वो टैक्सेबल मानी जाएंगी। अगर रिटायरमेंट के टाइम पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फिर आपको कोई बात नहीं, फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी सारी लीव सैलरी के ऊपर। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉई हो तो आपका लोअर ऑफ देखा जाएगा। किस चीज़ का लोअर ऑफ देखा जाएगा? जितनी अमाउंट मिली है 3 लाख तक देखा जाएगा। एक नोटिफाइड लिमिट दे दी गई 10 इंटू AMS। AMS मीन्स एवरेज मंथ सैलरी। कितने मंथ की ले लोगे? 10 मंथ की। और जितने की लीव अर्न हुई है मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ सैलरी। इन चारों में से देखोगे जो भी लोअर ऑफ हुआ वो आपको क्या मिल जाएगी? दैट इज लीव सैलरी अमाउंट एज अ एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हो गई ये। ग्रेचुटी के ऊपर आते हैं तो 3 चीज़ें हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो कोई बात नहीं, एग्जेम्पशन मिलेगी। पोगा के अंदर आते हो यानी जो आपका ग्रेचुटी एक्ट है उसके अंदर आते हो, और अगर नहीं आते तो क्या केस होगा? और अगर आते हो तो एक्चुअल अमाउंट देखोगे 20 लाख तक आपकी नोटिफाइड लिमिट है, और LOS का मतलब होता है लेंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15 डेज ऑफ सैलरी। इन तीनों में से देखना है जो भी लोअर ऑफ हुआ तो वो आपका क्या बन जाएगा? पोगा के अंदर आपकी ग्रेचुटी के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। और अगर आप नहीं आ रहे हो तो 3 चीज़ें फिर से देखोगे, 2 तो सेम रहेंगी, तीसरी वाली कहती है कि 1/2 मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड YOS, यानी हाफ मंथ सैलरी ले लोगे और कंप्लीटेड जितने आपने ईयर ऑफ सर्विस किए हैं उनको ले लोगे। और ये जो 15 डेज सैलरी है उसे कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे बताया है कि जितनी सैलरी आपको उस टाइम तक मिली है मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 लेने हैं, 30 डेज मंथ के नहीं लेने। ये ज़रूरी चीज़ है इसलिए इसे लिखा गया है। लगे बात समझ? अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर तो आपका SPF तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट है, स्टैट्यूटरी है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो मारो गोली से। RPF आता है तो 12% ऑफ सैलरी, अगर उसमें इंटरेस्ट के बिना है तो 12% ऑफ सैलरी, अगर इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो 9.5% ऑफ सैलरी। इन दोनों को आपने सैलरी का परसेंटेज लगा के एग्जाम्पशन देनी है RPF के अंदर। और अगर आप URPF के देते हो तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप PPF की बात कर रहे हो तो वो अवेलेबल ही नहीं होता इनकम टैक्स के अंदर। यानी इनकम टैक्स के अंदर यही एकमात्र ऐसा प्रोविडेंट फंड है जो आपको देखना है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हो गई ये। और अब हम लास्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज पेंशन। तो अगर आपकी कम्यूटेड पेंशन है यानी लमसम के बेस पे आ रही है तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉई हो तो 2 चीज़ें देखी जाएंगी। एक है कि अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई तो 1/3 ऑफ द पेंशन आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, और अगर आपको नहीं मिली है तो 1/2 पेंशन आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? एग्जाम्पशन के बेस पे, इन केस ऑफ लमसम यानी कम्यूटेड पेंशन के वे में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अनकम्यूटेड हो, इंस्टॉलमेंट के बेस पे ले रहे हो अपनी पेंशन, तो वो हमेशा टैक्सेबल रहेगी, उसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों धीरे धीरे से एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ सारा का सारा। तो ध्यान से इस चीज़ को देख लो, नोट आउट कर लो। ये देख सकते हो आप, पहला पेज आपके सामने पूरा का पूरा मैंने शो कर दिया है। इसके अलावा अब मैं आपको यहाँ पे पूरा पेज शो कर देता हूँ। तो ये लीजिए, अब आपके सामने ये दोनों पेजेस मैंने शो कर दिए हैं बारी बारी से। आज के लिए इतना ही है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि सैलरी क्या है, सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। 2 पेजेस के अंदर आपको सैलरी की रिवीजन करा दी गई है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।